हेलो डियर फ्रेंड। एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं यार। जो डेरिवेशन पार्ट होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बिकॉज जो डेरिवेशंस होते हैं वो हमें सिखाते हैं बहुत कुछ है, और स्पेशली बोर्ड्स के अंदर बहुत काम में आते हैं। तो हम बिल्कुल एक एक स्टेप करके मैं आपको उसको बताऊंगा कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, और सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं बोर्ड में। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज बायो सावर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, तो पहले पूरा डेरिवेशन करेंगे इसको। फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार साथ साथ में आते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। जैसे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड एट अ फार अवे पॉइंट। बहुत ज़्यादा दूर कोई पॉइंट है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। फिर एक कोई छोटा पार्ट आ गया कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे ड्रॉ की जाएंगी, या और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस इसके साथ में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एक इसके डायग्राम की। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपने एक सर्कुलर कॉयल बनाई। ओके, ये एक सर्कुलर कॉयल, ये इसका सेंटर है, एंड सर्कुलर कॉयल की जो रेडियस है वो आर है, और इसकी एक्सिस पे मुझे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ करेगा। इसके अंदर मैंने एक आई करंट फ्लो कर दी, ये ऐसे आई करंट फ्लो कर दी। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में मुझे ये जो मैंने अभी तक का किया है इसको मुझे लिखना होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया कि कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, आर रेडियस की मैंने सर्कुलर लूप ले ली, एंड वी हैव टू फाइंड magnetic field at a point P on axis of wire at a distance x from center of coil. ओके, इस तरह से हमको सबसे पहले एक पूरा हमने पिक्चर बना दिया। एंड अब हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि यहाँ पर आई क्या है। व्हाट इज आई? आई इज द करंट इन कॉयल। कॉयल में बहने वाली जो करंट है वो आई है। आर वैसे अपन ऊपर स्पेसिफाई कर चुके हैं कि रेडियस ऑफ कॉयल है, बट एक बार और हमने लिख दिया रेडियस ऑफ कॉइल। ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी सुंदर से लिखी होंगी उतनी ज़्यादा बढ़िया है। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल ऑन एक्सिस। ठीक है। एंड अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट कंसिडर करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। क्या है कि जैसे ये जो पूरा जो मैंने आपके लिए बनाया है ये कॉयल, ये पूरी कॉयल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहाँ पर पॉइंट पी पर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो इसके एक छोटे छोटे सेक्शंस के कारण होगा। इसका हर एक रग रग, इसका एक छोटा छोटा पार्ट यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने कोई भी छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया। लेट अस ये वाला पार्ट कंसिडर कर लिया। इस पार्ट को चलो मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल ए, ये ओ एंड बी, और इसकी जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ डी एल इसकी लेंथ है। तो डी एल इज द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। मैंने करंट एलिमेंट का यहाँ पे लेंथ जो है वो डीएल मान लिया। अच्छा, अभी जो लेंथ होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में दिया जाता है। तो करंट अगर ऐसे बह रही है तो जो उसकी लेंथ होगी वो ऐसे बाहर की तरफ, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मैं सबसे पहले एक काम करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर इस छोटे से एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। लेट अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर एट द टॉप ऑफ द लूप। यहाँ पे मैंने ऐसे मान लिया इसको। इट हैज an outward
कमिंग करंट। आउटवर्ड कमिंग करंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करंट ऐसे बाहर की तरफ आती हुई अपन को महसूस हो रही है। ओके, अब मैंने इस करंट एलिमेंट से यहाँ से एक यहाँ पर वो लिया, इसको मिलाया, मतलब यहाँ से। तो मैं एक अलग कलर पिक कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मिलाने वाला जो वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आर इसका पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस है, इसको भी मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। आर वेक्टर इज द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट के कारण अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तो इसे लिख रहा हूँ मैं, पूरा बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिख कर आना है ना। तो आप इस तरीके को बिल्कुल फॉलो करना। इफ आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर of observation point relative to current element from बायो-सावर्ट लॉ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to current element is, अब देखो यार, बायो-सावर्ट लॉ अपन लोग इसके बाद में बायो-सावर्ट लॉ लिखेंगे। हमने डायग्राम बना दिया, हमने एक एक चीज को स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या है, और अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ हमको कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो जो साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, आखिर ये साइन थीटा है क्या? ये साइन थीटा क्या होता है कि इस डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अभी 90 डिग्री का कैसे बनेगा, जरा देखते हैं। ये देखो, जैसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक रिंग है, ओके, और इस रिंग के कारण मेरे को यहाँ पे किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये रिंग और इस रिंग का सेंटर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अगर करंट ऐसे बह रही है तो मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो डीएल वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, टेंजेंशियल। पॉइंट पी अपना इस तरफ है, तो यहाँ से इस एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखता हूँ तो वो इस तरफ जाएगा यूँ। ओके, तो अब अगर मैं इसको डीएल वेक्टर में और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए अगर मैं कैमरा ठीक ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ तो आप देखो कि ये डीएल वेक्टर है इस तरफ और ये आर वेक्टर है। इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है ये आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल लिया है वो 90 डिग्री लिया है। तो जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है, सिंस डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और एंगल ये 90 डिग्री होगा तो मैं साइन थीटा की वैल्यू ऐसे साइन 90 लिख दूंगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू तो आ गई इस पॉइंट पी पर, एंड जो इसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा स्क्वायर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी यहाँ पे राइट हैंड रूल से वो इस तरफ आएगी। डीबी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी। अच्छा, अब ये जो डीबी है इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज ये डीबी इस तरफ है तो मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, एक इधर और एक इस तरफ। लेट अस दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका डीबी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा। हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स कर दिए। और अब अपन लोगों ने इस बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक एलिमेंट नीचे की तरफ और कंसिडर कर लिया। दिस इज ए डैश, बी डैश एंड
ओ डैश ऑफ द सेम लेंथ। इसके अंदर जो करंट जाएगी वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, इसका जो डीएल वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ होगा। एंड इस करंट एलिमेंट के कारण अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, उनको मिलाता हूँ ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ गया। ओके, एंड इसके भी हम लोग दो कंपोनेंट्स कर देंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी बी साइन थीटा। हम लोग देखेंगे कि यार जो डी बी कॉस साइन थीटा और जो डी बी साइन थीटा है ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज सेम डायरेक्शन है, और जो डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो अब ये जो मैंने कुछ लिखा है इसको मैं एक बार के लिए, जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँगा, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम में जरूरी होता है वो ये होता है कि यार जो हमको आता है वो हम वहाँ पे लिख के भी आए, है ना, एग्जामिनर को पता भी चलना। तो हम लोग कुछ यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि जैसे ऊपर एक एलिमेंट लिया ये वाला, वैसे ही नीचे की तरफ भी अपन लोगों ने एलिमेंट लिया। तो टेक अ सिमिलर अनदर करंट एलिमेंट just opposite to, just diametrically opposite to element AOB. Okay, and magnetic field due to this element has same magnitude as above. जितने ऊपर वाले का मैग्नेट्यूड आया है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरफ आया है। ठीक है, अब आप इसमें बता सकते हो कि डायरेक्शंस आर फाइंड, डायरेक्शंस आर फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन निकाली, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ऑन रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग रिजॉल्व करें तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे रिजॉल्व किया, तो जैसे मैंने देखा कि रिजॉल्व किया तो जो डीबी कॉस थीटा है डीबी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऑन रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड द cos theta components get cancelled out, and only sin theta get added, केवल ये जुड़ेंगे। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज द सम ऑफ ऑल डी बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर के और नीचे के दो एलिमेंट लिए हैं, ऐसे बाकी के एलिमेंट्स भी होंगे तो सबके डी बी साइन थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे और डी पी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा। ओके, इस तरह से मैंने स्पेसिफाई कर दी सारी चीजें। एक एक लाइन को आपको लिखना है वहां पे, है ना। डीबी की वैल्यू भी मैंने आपको ऊपर बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई थी वहां पर, और अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहां पे ये वाला साइन थीटा और ऐड हो गया। अगर मेरे को साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो जरा देखो, ये जो डीबी था और यहाँ जो थीटा था, एंड दिस इज डीबी कॉस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा था। ये जो डीबी होता है ये इस पोजीशन वेक्टर के साथ में हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो इफ दिस थीटा इज थीटा, तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, एंड अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये पूरा 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अगर ये 90 माइनस थीटा है गाइस तो ये थीटा हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट पी है, इसके सेंटर को मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ, और ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास में। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा एक अलग कलर से ऐसे डॉट कर देता हूँ, और इस ट्राइंगल की हेल्प से मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इन ट्राइंगल पी सी ओ,
इस ट्रायंगल से हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो रही है और ये हाइपोथेनस है, तो परपेंडिकुलर इज कैपिटल आर एंड हाइपोथेनस इज स्मॉल आर। तो इन ट्रायंगल PCO, जो भी चीज़ आप लिखो ना इधर साइड में एक लाइन बनाकर ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल PCO साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर कैपिटल आर था एंड हाइपोथेनस स्मॉल आर था, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये डीएल हो जाएगा, साइन थीटा को लिख दिया मैंने कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एंड दिस इज आर स्क्वायर एंड इसको इंटीग्रेट कर दिया। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, 4 पाई ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी बाहर, ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज कैपिटल आर एंड इंटीग्रेशन डीएल। यहाँ पे साइड में स्पेसिफाई कर दो कि इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है कि ये जो आपका डीएल 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 जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, हमने इनको ऐड करेंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा, तो जो उसकी सरकमफ्रेंस है वो आ जाएगी आपकी 2 पाई आर। ये लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई इंटू कैपिटल आर। बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब एंड डीएल डीएल जोड़ोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। ओके, सो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड इससे 2 बार कैंसिल हो गया ये, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अच्छा यहाँ पे जो स्मॉल आर है इसको भी आपको बताना पड़ेगा क्या है, हर चीज को ऐसे लाइन बना के साइड में बताते रहो आप। स्मॉल आर क्या कितना आएगा, स्मॉल आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फिर यही वाला ट्राइंगल हमारे काम में आने वाला है। देखो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे अपन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस वन, ये हाइपोथेनस है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू मतलब ये हाइपोथेनस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो ट्राइंगल की हेल्प ले रहे हैं अपन लोग। इन ट्राइंगल PCO using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, hypotenuse is equals to root of perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हाइपोथेनस है वो स्मॉल आर है एंड जो परपेंडिकुलर है वो कैपिटल आर है और जो बेस है वो एक्स है। ये इसका वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आर की वैल्यू ये आई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा, है ना। रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बट मेरे को आर क्यूब चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया, तो ये 3/2 हो गया। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फॉर्मूला में क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर क्यूब की वैल्यू पुट कर दो तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। दिस इज द फॉर्मूला, से ब्लॉक में बंद कर दो, ठीक है ना। इस तरह से आप बता सकते हो कि आपने ये चीज प्रूव कर दी है। ओके, ये आपने एक पार्ट कर दिया इस क्वेश्चन का, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Use Biot-Savart law to derive the expression for magnetic field on the axis of a current carrying circular loop of radius r, ये प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल एंड एट अ फार अवे पॉइंट। अब अपन लोग पार्ट ए कर रहे हैं, तो एग्जाम में लिखो बिल्कुल, है ना, टीचर को पता चलना चाहिए कि आपने पार्ट ए को सॉल्व किया। तो एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल जो x होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x 0 पुट कर दो, तो बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगा क्योंकि x तो 0 हो गया, इस 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये आप अगेन इस अपने रिजल्ट को ब्लॉक में बंद कर दो। दूसरा पूछा गया है एट अ फार पॉइंट अवे, एट अ फार पॉइंट अवे, एट अ फार पॉइंट का मतलब होता है कि जो आपका x है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस वो r से बहुत ज्यादा है। तो b का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि x r से बहुत ज्यादा है तो अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग टर्म्स ऑफ r relative to
एक्स, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा हो गया ना, तो एक्स की तुलना में आर को अपन ने नेग्लेक्ट मान लिया, तो आर को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इस आर को हटा दूंगा तो देखो मेरे को बी कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, आर को हटा देते हैं तो केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसकी पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट अवर रिजल्ट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया फॉर फार पॉइंट अवे। ओके, अब जो तीसरा पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। जो तीसरा पार्ट हमको क्वेश्चन में दिया था वो था कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर करंट कैरिंग लूप। तो अगर इसके लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो मैं पार्ट बी सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको सारा ब्लू कलर से लिखना है ना, मैं तो सारा आप ब्लू कलर से करेंगे। तो आप जैसे कोई भी कॉइल बना सकते हैं, जैसे आपने कॉइल बना दी और उस कॉइल के अंदर जो करंट बह रही है वो आई बह रही है, तो आप बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो डायरेक्शन रूल हम लोगों ने यूज किया है, वो कौन सा रूल यूज किया है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पूरा लिखना, आरएच मत लिखना पूरा। इसमें राइट हैंड थंब रूल में आप रूल भी लिख सकते हो। रूल ये होता है कि इफ वी कर्ल द palm of our right hand around the circular wire, अपने राइट हैंड की पाम को अपने सर्कुलर वायर की तरफ आप लेके जाते हैं, with the fingers pointing in the direction of current, then the extended thumb gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऐसे आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा एंड फिर आप इसकी आप फील्ड लाइंस बना सकते हैं कि अगर ये करंट ऐसे गहरी है तो आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स अगर आप करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ मिलेंगी। ओके, एंड आप कुछ इस सेक्शन पे भी बता सकते हैं कि जैसे छोटा सा करंट एलिमेंट है तो उसको आप इसको स्ट्रेट वायर मान लो, तो उसकी जो करंट है वैसे बाहर निकलती हुई आएगी। अगर करंट बाहर निकल की तरफ आएगी तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी बनेंगी। इसी तरह से यहाँ पे वो अंदर की तरफ जाती हुई मिलेगी, अगर करंट अंदर की तरफ जाती हुई मिलेगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बनेंगी। जहाँ जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करी है वहाँ वहाँ पे ऐसे बी बना दीजिए, ठीक है। इट इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें बता दी, डायरेक्शन रूल्स भी बता दिए हैं और जो जो हमको एग्जामिनर ने पूछा वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं, अपने डायग्राम भी बना दिया है। और जो साइड में अपन लोग इस तरह से जो लिखते हैं, है ना, करंट क्या है, आर क्या है, ये आप बिल्कुल एक एक चीज़ स्पेसिफाई कीजिए। यू विल गेट फुल मार्क्स इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी और प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए अब जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।